नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं 10th की एनसीईआरटी, है ना। 10th की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। इसके पहले हमने 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, ये सारी एनसीईआरटी हमने ज्योग्राफी की पढ़ रखी हैं। इसी चैनल पर आप जाएंगे, देखेंगे हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ना। क्लास वाइज देखेंगे और उसमें देखेंगे तो हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो आपको सारी एनसीईआरटी की मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर के आप उसे देख सकते हैं, देखना हो तो। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 10th की एनसीईआरटी, ठीक। बहुत जल्दी हम 11th और 12th तक सब एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी क्लासेस पढ़ेंगे और इसके बाद हम लेकर के आएंगे स्टैंडर्ड क्लास, जो कि आपकी यूपीएससी और जो प्री के लिए, मेंस के लिए, सब के लिए काम करेगी, ठीक। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसाधन एवं विकास के बारे में, ठीक। तो देखिए, पहले संसाधन की डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक। वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और देख लीजिए, जिसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है ना, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या है? संसाधन है, ठीक। कक्षा 8th की एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे थे ना, तो कक्षा 8th की एनसीईआरटी में भी संसाधन नाम का एक चैप्टर है ना, वो पूरी किताब ही संसाधन पर है। तो अब ये समझ लीजिए कि उसमें संसाधन की डिफिनेशन जो दिया है, लगभग वैसे ही डिफिनेशन यहाँ पर भी है ना, ठीक। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी डिफिनेशन कर दिया है। संसाधन के बारे में 8th की ज्योग्राफी में है, अब वहाँ जा कर के आप और भी बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर देख सकते हैं इसको। हमारे पर्यावरण में भैया उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, ठीक, जिसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो क्या है? संसाधन है, ठीक। और देख लीजिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, ठीक, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए मानव है ना, ये मानव है, ठीक। तो मानव क्या करता है कि प्रकृति में अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से या संस्थाओं की सहायता से संसाधनों का निर्माण करता है ना। प्राकृतिक जो पर्यावरण है या प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्थाएं बनाकर उसका उपयोग करता है। प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी संस्थाओं के मध्य आपस में संबंध हैं, ठीक है ना। तो यही बात है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। आगे चलिए, ये देखते हैं कि एक तो ये समझिए कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है, ठीक। यानी टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी लेकर के मानव क्या करते हैं? प्रकृति के साथ क्या करता है। अब जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो जो प्रकृति में कोयला है, कोयले की हम खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसका परिष्करण करते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं ना। पेट्रोलियम प्राप्त करने के बाद उसका परिशोधन करने के बाद पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और क्या कहते हैं, वैसलीन, ये सब चीज़ें अलग कर लेते हैं। तो ये क्या है कि हम, जो मानव है, वो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति के साथ किया करता है। और क्या करता है भैया? अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है ना। तो ये बात हो गई कि हम प्रकृति से अंतःक्रिया करते हैं और प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है ना, जिससे हमारा आर्थिक विकास होता है, ठीक। आगे देख लीजिए भैया कि क्या, अच्छा यहाँ से, ऐसा नहीं है, क्या नहीं है भैया, कि क्या आप भी अन्य लोगों की तरह ये समझते हैं कि जो वो संसाधन है प्रकृति का उपहार है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ठीक। क्यों भैया? जो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ठीक। मानव ने ही उसे संसाधन बनाया है ना। जैसे जब कोयला की खोज हो गई, तब तो हमारे लिए वो संसाधन हो गया, उसका उपयोग जब समझ में आने लगा। नहीं तो ऐसे तो जीवाश्म बहुत दिन से ऐसे पड़े थे, ठीक, तब तो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा था वो, तो हमारे लिए संसाधन नहीं था। तो जो संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है
है ना। मानव स्वयं में अपने आप में एक संसाधन है, ठीक। अगर वो मानव जितना अच्छा स्किल्ड होगा, जितना अच्छा उसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, ठीक, वो अच्छा और बेहतर संसाधन होगा। साइंटिस्ट होते हैं वो और बेहतरीन संसाधन होते हैं किसी देश के, ठीक। बच्चे सबसे अच्छे संसाधन होते हैं। मतलब देश की जनता, जनसंख्या भैया सब संसाधन है ना, उनका आप अच्छे से उपयोग करेंगे तो क्या होगा, देश का आर्थिक विकास ही होगा। चलिए, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। कौन? मानव। मानव क्या करता है भैया, जो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनको संसाधनों में वो चेंज करता है, उनका उपयोग करता है, ठीक। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत जरूरी है ना, संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ से, ठीक। संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए कितने प्रकार से, एक तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो सकते हैं, जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है ना। जैसे जीव जंतु, है ना, और पेड़ पौधे, ये सब क्या है, संसाधन है, ठीक। तो अब क्या है कि जो जीवों से उत्पत्ति हुई है तो वो जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन भी होते हैं, चट्टाने हैं, रॉक्स है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो जैव से उत्पत्ति अगर उसकी हुई है तो जैव संसाधन है, अजैव उत्पत्ति हुई है तो उसकी वो अजैव संसाधन है, ठीक। अब देखिए समाप्तता के आधार पर हो सकता है क्या, नवीकरणीय योग्य संसाधन हो सकते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो सकते हैं, ठीक। समाप्तता के आधार पर मतलब अगर जो संसाधन बार बार अपने आप को रिफिल कर ले रहा है ना, वो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा। और जिनका उपयोग करने के बाद एकदम खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो ये नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन समाप्यता के आधार पर है, ठीक। आगे देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन या तो व्यक्तिगत हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का संसाधन हो सकता है ना, ठीक, या समुदाय का अधिकार है किसी संसाधन में, पूरा समुदाय का, तो वो सामुदायिक संसाधन हो जाएगा, ठीक। किसी देश, एक देश का, एक राष्ट्र का संसाधन हो सकता है, या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है ना, मतलब सभी देशों का उस पर अधिकार हो सकता है, ठीक। तो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन है। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामुदायिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, इस तरीके से संसाधन हो सकते हैं। मतलब जैसे ये समझ लीजिए नेपाल है ना, नेपाल में क्या है ना कि अब वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पानी के से क्या कहते हैं, बिजली बनाई जा सकती है ना, वहाँ हाइड्रो का बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन अब उनके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, या इतना उनके पास फंड नहीं है कि वो अपना इस तरीके से डेवलप कर पाएँ। तो उनके यहाँ संभावना तो है, वही होता है कि संभावी, उनके पास संभावना तो है लेकिन अभी वो उसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो वो क्या होगा, विकास के स्तर पर एक तो संभावी हो गया, एक तो होता है विकसित, मतलब उन्होंने क्या किया है कि जो उनके पास संसाधन उसका उपयोग करने की उनकी टेक्नोलॉजी है, उसका उत्पादन करने की उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसको अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, ठीक। वो हो गया आपका विकसित संसाधन। और क्या है कि भंडार होता है और संचित कोष होता है, ठीक। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ग्राफ, इसको आप देख सकते हैं भैया, क्या कि संसाधन जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, मानवीय संसाधन हो सकता है ना। प्राकृतिक संसाधन में एक तो हो सकता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन हो सकता है, ठीक। और मानवीय संसाधन में हो सकता है संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक। अब देखिए नवीकरणीय जो संसाधन है यह भी दो प्रकार का हो सकता है ना, एक तो होता है जैविक संसाधन हो सकता है और दूसरा होता है सतत अथवा प्रवाह संसाधन, ठीक। सतत अथवा प्रवाह संसाधन मतलब जैसे पवन है, जल है, ये नवीकरणीय संसाधन है ना, ये अपने आप को बहुत जल्दी रिफिल कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जो जैविक संसाधन है उसमें देखिए प्राकृतिक वनस्पति यानी वन है, ठीक, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक। ये रिफिल करते हैं अपने आप को। जल कैसा है, याद रखिएगा, जल जो है, जल कैसा संसाधन है, सतत या प्रवाह संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। लेकिन ये है इसके साथ ये दिक्कत होती है ना कि अगर आप अंधाधुंध इसका उपयोग करेंगे ना तो एक टाइम के बाद ये फिर समाप्त होने लगता है। तो इसलिए इनको समय देना चाहिए रिफिल करने का, ठीक है ना, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन में देखिए कुछ संसाधन पुनः चक्रीय होते हैं, ठीक,
अनवीकरणीय संसाधन में पुनः चक्री। जैसे अब क्या होता है, कोयले की जो खानें होती हैं ना, जहाँ से अयस्क वगैरह निकाले जाते हैं, लौह अयस्क वगैरह धातुएं जहाँ से निकाली जाती हैं, अब देखिए वहाँ से खुदाई करके तो एक बार निकाल दिए ना, तब वो रिफिल नहीं होगा, वो ख़त्म है वहाँ पर, तो वो अनवीकरणीय है। ठीक, एक बार निकाल लिया तो ख़त्म गया। लेकिन जैसे सोना है, चांदी है, उसको आप गला करके रिफिल करके ना कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को गला करके उसका जब प्लेट बना लिया या और कुछ बना लिया, बहुत सारी चीज़ें उस लोहे का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अचक्रीय संसाधन भी होता है कि मतलब एक बार उपयोग में हो गया तो वो ख़त्म। जैसे जीवाश्म, कोयला वगैरह सब ऐसे ही होते हैं, जीवाश्म ईंधन है, एक बार उनका उपयोग कर लिया, बात ख़त्म। ठीक, तो ये हो गया आपका संसाधन। मानवीय संसाधन में आपने देख लिया कि संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर मानवीय संसाधन हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देखिए संसाधनों का विकास कैसे होता है। देखिए संसाधनों का विकास, तो भैया यहाँ पर देख लीजिए कि संसाधन जिस प्रकार, ठीक, मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के लिए उपयोगी है, उसी तरीके से जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी संसाधन का उपयोग है। ठीक, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। ठीक, तो भैया अभी बताया ही गया, हमने बताया कि भैया संसाधन जो होता है ना, वो संसाधन प्रकृति की देन तो है, बहुत लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यही सोच करके सोचते हैं कि यह प्रकृति क्या है, तो उसका अंधाधुंध उपयोग करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक, तो जो लोग ये मान रहे हैं कि भैया संसाधन प्रकृति की देन है, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, इससे बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उन समस्याओं को एक बार देख लीजिए, क्या कैसी कैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होता है। ठीक, मतलब वो क्या करते हैं, सोचते हैं भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए, सोना आज बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया भैया, गरीब अमीर बंट गए, है ना। देख रहे हैं कि संसाधन जो है, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ गरीब, इस तरीके से बढ़ गया संसाधन। कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा है। ठीक, तो भैया जिस संसाधन संपन्न है और कुछ संसाधनहीन है, यानी अमीर हैं गरीब हैं। ठीक, जिनके पास बहुत संसाधन है भैया अमीर हुए, जिनके पास संसाधन नहीं गरीब हो गए। ठीक, तो संसाधनों का वितरण भी समान होना चाहिए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या हुआ है भैया, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। ठीक, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये सब समस्याएं आ रही हैं। ठीक, तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक, तो इसीलिए संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। ठीक, सीमित संसाधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए अब ये देखिए कि भैया मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। ठीक, ऊपर जो प्रॉब्लम थी उसका एक सोल्यूशन बता रहा है, क्या कि भैया सामान्य न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी जो है ना, वो उसका भविष्य बहुत खतरे में पड़ सकता है। ठीक, इसीलिए क्या करना है कि हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे जिससे संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो पाए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप उसका संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न होती जा रही हैं। ठीक, तो इसलिए क्या करना है भैया कि अगर जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है तो क्या करना होगा, संसाधनों का उपयोग के लिए प्लान बनाना होगा। ठीक, अब सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। तो क्या करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है फिर सामने कि भैया जो विकास करना है सस्टेनेबल तरीके से करना है, सतत पोषणी विकास करना है। क्या होता है सतत पोषणी विकास, तो समझ लीजिए सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, है ना। मतलब जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना विकास, उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना
न करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान में इतना उपयोग कर ले रहे हैं कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल यानी सतत पोषणी विकास करना है। इसका मतलब सिंपल बात है कि आप संसाधनों का वर्तमान में ऐसा उपयोग करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा रहे, उनको उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, उनको भी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हों। तो वही अर्थ है भैया कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके लिए क्या हुआ भैया, समझ लीजिए कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। क्यों हो रहा है, समझिए कि जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष कहाँ, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ठीक, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, ये याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। ठीक, 1992 में। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक, तो भैया ये सम्मेलन क्यों हुआ था, सिंपल बात है कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में साइंटिस्ट लोग इकट्ठा हुए थे, राष्ट्राध्यक्ष लोग इकट्ठा हुए थे भैया। ठीक, आगे देखिए, इस सम्मेलन में सभी जो नेता एकत्रित हुए रहे ना, एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की था और जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक, किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं भैया, समझ लीजिए कि एक तो ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए, याद रखिएगा, एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। ठीक, अब एजेंडा 21 क्या है, अब ये रियो डी जेनेरियो में की बात है ये कि यह घोषणा, कौन, एजेंडा 21, यह घोषणा है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन यानी UNCED, ठीक, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। कौन, एजेंडा 21, याद रखिएगा। कब स्वीकृत किया गया था, 1992 रियो डी जेनेरियो में, जब ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तत्वाधान में जो राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था उसी में इसकी स्वीकृति मिली थी। किसकी, एजेंडा 21 की, याद रखना। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि जो भूमंडलीय सतत पोषणी विकास है ना, ग्लोबल सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है भैया, ठीक, हासिल करना। ठीक, अभी हमने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें, सब कुछ अंधाधुंध संसाधन का उपयोग नहीं करना है। तो वही बात है कि सतत पोषणी विकास हासिल करना एजेंडा 21 का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, यह एक कार्यसूची है। ठीक, जिस कार्यसूची मतलब इसमें बहुत सारे काम डिसाइड किए गए हैं, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक, जिसका उद्देश्य है समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के साथ पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे, एजेंडा 21। ठीक, अब देखिए संसाधन नियोजन। ठीक, रिसोर्सेज प्लानिंग की बात की जा रही है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक, अगर आपको संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है ना, तो उसके लिए एक बेहतर प्लान बनाने की ज़रूरत है। ठीक, बेहतर रणनीति की ज़रूरत है। इसीलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। किसी के पास पता चल रहा है भैया कि बहुत ज़्यादा संसाधन है और कोई संसाधन से इतना दूर है कि समझ में ही नहीं आ रहा है उसको, कि देखा ही नहीं है होता क्या है। ठीक है ना, संसाधन का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भारत में भी है भाई। मुट्ठी भर लोगों के पास देश का पूरा धन है, समझ रहे हैं ना, और पता चल रहा है कि 90% 95% लोग गरीब हैं। ठीक, भूखों मर रहे हैं।
तो ये समस्याएं हैं। तो समझिए कि संसाधनों का भैया बराबर वितरण होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। और देखते हैं भैया कि यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्या, कि जो संसाधन है, उपलब्धता जो बहुत विविधता है, इसको सामान्य बनाना। ठीक, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, ठीक, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर क्या है ना कि संसाधन तो हैं लेकिन वहाँ पर दूसरे टाइप के संसाधन नहीं हैं। अब जैसे मान लीजिए कि केरल हो गया, साउथ के में देखेंगे तो साउथ से ज़्यादा अपने यहाँ क्या है कि चावल, गेहूँ और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। साउथ वगैरह में बहुत कम हो पाती हैं। राजस्थान वगैरह में चले जाइए, वहाँ पर देखिए तो अलग अलग जगहों पर ना अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे राजस्थान में तांबा वगैरह अच्छा होता है लेकिन वहाँ पर गेहूँ चावल नहीं हो रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह का एरिया है तो यहाँ पर गेहूँ चावल और चीज़ें हो रही हैं लेकिन काजू बादाम ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि भैया एक जगह क्या कह रहा है कि ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की तो प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। ठीक, कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की भी कमी है। तो क्या कर सकते हैं भाई, यही चीज़ें हैं ना। तो क्या करना हो भैया, जैसे अब देखिए उदाहरण भी दे रहे हैं पे, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। ठीक, मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत बहुलता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। देख रहे हैं ना, इसी में सब उदाहरण आपको मिल जा रहे हैं। अगर ठीक से आप एनसीईआरटी पढ़ें ना तो ये समझ लीजिए कि सारे उदाहरण, सारे फैक्ट, सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा, है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तो भैया एनसीईआरटी होती है। चलिए, सभी सिद्धांतों को ये ऐसे समझाता है। अब देखिए, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ठीक है ना, अलग थलग पड़ता है। यह यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। मतलब ऐसे प्लान बनाने की ज़रूरत है, ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि या राष्ट्रीय हो, प्रांतीय हो, प्रादेशिक हो, स्थानीय हो, सभी स्तर पर संसाधन संतुलित रूप से सबको मिल सके। ठीक, ऐसे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ से है भारत में संसाधन नियोजन, है ना। अब भारत में जो संसाधन है उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है ना, इतना आसान तो है नहीं। अब संसाधन का निकालने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है उसके लिए। तो वो प्लानिंग ना निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है ना। सोपान मतलब क्या होता है, कई स्टेप में संपन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा संसाधन नियोजन के लिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना पड़ेगा पहले। ठीक, और फिर उनकी तालिका बनाना पड़ेगा। यानी जो भी संसाधन जहाँ है पहले उसकी पहचान करिए। ठीक, फिर उसकी तालिका बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक, और इस कार्य में क्या करना पड़ेगा भैया, पहले तो उस एरिया का सर्वेक्षण करना पड़ेगा, उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी और मैपिंग करने के बाद वो संसाधनों का देखना पड़ेगा उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब कितनी मात्रा में वो है और उस किस क्वालिटी का है। ठीक, इसका अनुमान लगाना और उसका मेजरमेंट करना, मापन करना होगा। ठीक, और देखिए फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और स्किल और संस्थागत नियोजन ढांचा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तैयार करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद में संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय भी स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब जो एक तो नेशनल लेवल पे जो चल रहा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना ना, जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ दोनों का समन्वय बनाना पड़ेगा। तो इस 3 स्टेप हैं किसी संसाधन के प्लानिंग के लिए। ठीक,
संसाधन के प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से, अभी सिंपल बात है बता दिया हमने, ठीक है ना। पहचान कर लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए, मानचित्र बना लीजिए, ठीक, किस क्वालिटी का कितनी मात्रा में है वो बना लीजिए। उसके बाद संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इसका विकास करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन का विकास करना पड़ेगा और दोनों में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से। आगे देखिए, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं इसके, ठीक। किसी क्षेत्र के विकास के लिए, समझिए कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है ना। अगर एक एरिया है, अगर उस एरिया में संसाधन उपलब्ध हैं तो विकास करने का ज़्यादा उसका चांस बन जाता है ना। और किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। अब आगे देखिए, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता, देख रहे हैं ना इसे, मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है, ठीक। अब जैसे किसी जगह संसाधन उपलब्ध है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस संसाधन उपलब्ध होने की वजह से ही बस वो विकास कर जाएगा ना। जैसे अभी देखिए झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ है ना, इन सब एरिया में आप देखेंगे तो क्या है कि खनिज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक, अयस्क निकाले जाते हैं, खाने हैं, लेकिन क्या वो एरिया डेवलप कर गया, नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ संसाधन है वो विकास ही कर पाए, ठीक। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, ठीक, अभी हमने बताया उनके बारे में, ठीक। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी है लेकिन उसके बाद भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऐसा, ठीक। आगे देखिए कि उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है, उपनिवेशन मतलब जब भारत में अंग्रेज लोग भारत में रह रहे थे और वो भारत में उसका भारत का शोषण कर रहे थे, वो उस टाइम की बात की जा रही है कि उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश, ठीक, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं, है ना। अब वही चीज़ कहा जा रहा है, जैसे भारत में देखिए, भारत में बहुत सारे संसाधन थे, है ना। भारत में ये काटन है ना, काली मिर्च, मसालों की खेती, ये सब बहुत, नील की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो रही थी। तो विदेशी आक्रमण ये सब चीज़ें देख करके आकर्षित हुए विदेशी आक्रमणकारी जो थे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि संसाधन को देख करके जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं वो मुख्य आकर्षण का केंद्र हो जाता है वो एरिया, ठीक। आगे देखिए, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी ना, अच्छे टेक्नोलॉजी के सहारे क्या किया, उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, ठीक। जैसे अंग्रेज लोग भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ की खुदाई शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शोषण करना शुरू कर दिया, ठीक। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के सहारे क्या किया कि उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, ठीक। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है, ठीक, देख लीजिए ये बात कि संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं पर संसाधन है तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, नहीं, उसके लिए एक प्लान करना पड़ेगा। प्लान क्या होता है भैया, प्रौद्योगिकी का विकास, संस्थागत परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है, ठीक। अब यहाँ आगे देख लीजिए, अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है, ठीक। अब देखिए संसाधनों का संरक्षण यहाँ आ गया। संसाधनों का आप संरक्षण कैसे करेंगे ना, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जो संसाधन है उसका अंधाधुंध आप उपयोग कर रहे हैं, है ना, ठीक। उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीछे आपने पढ़ा ही जाए भी, ठीक। चलिए, तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखिए।
जैसे अगर आपके पास संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, स्किल है, तब क्या हो, डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, समझ रहे हैं, संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण, ठीक, मतलब अंधाधुंध आप उपयोग उसका मत करिए, उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक, तो अब देखिए संसाधनों का कैसे संरक्षण करेंगे। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। ठीक, मतलब गांधी जी क्या कह रहे हैं, ये देखिए, कह रहे हैं हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, प्रकृति में जो है इतना संसाधन है कि लोगों का जीवन आसानी से चल जाए, लेकिन लोग क्या होते हैं, लालची हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन करने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि भैया आपकी आवश्यकता पूरा करने के लिए तो हमारे पास है संसाधन, लेकिन आपके लालच पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। ठीक, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ठीक, अब ये भैया देख रहे हैं ना कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत देखिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी, याद रखिएगा ये, यानी संसाधन संरक्षण की वकालत मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे पहले कौन भैया, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम याद रखिएगा, सुमेसर की किताब है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति है। उसके बाद 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ठीक, ये भी ब्रुटलैंड कमीशन याद रखिएगा, ब्रुटलैंड कमीशन। ठीक, ब्रुटलैंड कमीशन आया था 1987 में। देखिए, इस रिपोर्ट में ही सतत पोषणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक, कौन सी रिपोर्ट, ये जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है ना, उसकी बात की जा रही है। ठीक, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने संसाधन संरक्षण के लिए मूलाधार योगदान दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक, और संसाधन संरक्षण की वकालत की, कौन, ये 1987 की ब्रुटलैंड आयोग की बात की जा रही है। ठीक, यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है ना, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए, ठीक, तो अब ये क्या हो गया भैया, यहाँ देख लीजिए कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1922 में आयोजित हुआ, क्या, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है भू संसाधन ना, भूमि की बात की जा रही है। हम भूमि पर रहते हैं, ठीक, इसी पर अनेक आर्थिक क्रिया करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। जो ज़मीन होती है, मिट्टी में आप जानते हैं भैया, भूमि में आप क्या क्या कर सकते हैं, घर बनवाते हैं उसी में, है ना, और रोड बनवाते हैं, अपनी कंपनी खड़ा करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भूमि से करते हैं। तो यही कारण है कि भूमि जो है ये बेहतरीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक,
प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सब कहाँ है? भूमि पर ही आधारित होती हैं, याद रखिएगा। अभी हमने बता दिया। परंतु भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है ना। ऐसा थोड़ी है कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भूमि है फिर आप क्या कर रहे हैं कि उस पर एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते ही चले जा रहे हैं, अंधाधुंध उसका उपयोग करते जा रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है ना। तो वही बात है कि भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, असीमित नहीं है। इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक, ये भूमि की बात की जा रही है। आगे देखिए, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ मतलब क्या होता है? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, द्वीप, ठीक, ये सब की बात करें तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, याद रखिएगा। ठीक, 43% भू क्षेत्र क्या है? मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक, उसके बाद देखिए, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। ठीक, अब समझ रहे हैं ना इस बात को? ये ध्यान रखिएगा कि 43% भू क्षेत्र मैदान है। ठीक, ये डेटा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद ध्यान रखिएगा कि भारत में बहुत सारी आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, 43% भू क्षेत्र मैदान है, ठीक, जिसमें कृषि, उद्योग और ये सब काम करते हैं। ठीक, और 30% भाग पर विस्तृत है क्या? पर्वत। ठीक, ये कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, है ना। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, 12मासी नदियाँ वहीं से तो निकलती हैं ना, पर्वतों से। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी प्रदान करता है। ठीक, और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये पर्वत। ठीक, 43% मैदान है, भू मैदान, और 30% पर्वत है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा, याद रखिएगा, 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या समझ रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। क्या? ये चीज़ 43% भू क्षेत्र, ठीक, 30% क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, और 27% क्या है? पठारी क्षेत्र। ये भारत का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, 30% क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, ये याद रखना है। ठीक है ना। 43% क्या है? मैदान है, ठीक, भू, और 27% क्या है? पठार है, ये ध्यान रखना। इस क्षेत्र में के किस क्षेत्र के? ये पठारी की बात, 27% है जहाँ पठारी क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार कोष है। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक, ये देख लीजिए 43% क्या है? मैदान है, ठीक, 30% क्या है? पर्वत है, 27% क्या है? पठार है। ठीक, इस आकृति को ध्यान में रखिए। अब देखिए भू उपयोग। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से करते हैं ना। भू संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं? वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक, भू संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं? निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। कौन कौन से? एक पहला तो होता है वन, वन के लिए भू संसाधन का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग, ये सब बनाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पहला तो वन हो गया, दूसरा हो गया कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, और तीसरा क्या होता है? कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है, या ऐसे समझिए कि परती भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसमें क्या क्या आता है समझ लीजिए। इसमें आपका आता है अस्थाई चारागाहें, ठीक, ठीक, अन्य गोचर भूमि। दूसरा क्या होता है इसमें कि विविध वृक्षों, ठीक, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरा क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो,
वो इसमें शामिल होते हैं। फिर देखिए प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होता है? वर्तमान परती। ठीक, वर्तमान परती क्या होता है? जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई है ना, वो वर्तमान परती होती है। ठीक, दूसरा देखिए वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती इसको कहते हैं, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई, 1 से 5 साल तक वहाँ खेती नहीं की गई है तो पुरातन खेती होगी, और 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है तो वर्तमान परती होती है। ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला, ये तीसरा, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि भी होती है, मतलब वो परती नहीं है लेकिन फिर भी कृषि के लिए अयोग्य है ना, जैसे चारागाह होते हैं। ठीक, और भी ऐसे विविध वृक्ष हैं, वृक्ष फसल जहाँ उगा रहे हैं, उपवन है, बगीचा वगैरह, वो चीज़ बात की जाए तो वो सब बोए नहीं जाते ना। आगे देख लीजिए। अब देखिए शुद्ध क्या होता है? शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं। ठीक, वह शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई काटी जाती है ना, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और देख लीजिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है? सकल कृषि क्षेत्र कहलाने लगता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये डेटा है कुछ, ये देखिए क्या डेटा है ये भैया, ये समझ लीजिए। देखिए वन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वन कितना है, ये देखिए ये वन का एरिया है, समझ रहे, ये वन का एरिया। फिर बंजर तथा कृषि योग्य भूमि कितनी है? बंजर तथा कृषि योग्य भूमि कितना? 12.01% है। गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र कितना, कौन सा आता है? सबसे ज़्यादा तो वही क्षेत्र आ रहा है गैर कृषि प्रयोजन के लिए। ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान से देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। विविध वृक्षों, फसलों, उपवनों के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। अस्थाई चारागाह अन्य गोचर कौन सा है? कितना है देख लीजिए, 4.71% है। ठीक, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ये 45%, 45.26%। ठीक, अब बाकी इधर देख लीजिए, ये वाला हिस्सा देख लीजिए इधर, ये कृषि योग्य बंजर कितना है देख रहे हैं? कृषि योग्य बंजर है 5.5%। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती जो है वो कितना है देख रहे हैं? ये सब दिया हुआ है 3.6%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये देख लेंगे एक बार, समझ में आ जाएगा सारी चीज़। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये भारत के भू उपयोग प्रारूप पैटर्न क्या है भारत में भूमि उपयोग करने का। इधर देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में एक तो होता है भौतिक कारक, जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, ठीक है ना, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। ठीक, ये मतलब भू उपयोग के प्रारूप पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो यही बात है हो गई ना कि भैया भू उपयोग निर्धारित कैसे होता है। मेन बात तो यही है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में ये सब कारक हैं जो भूमि उपयोग के प्रारूप को डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, परंतु इसमें 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, सभी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 32.8% का जो 93% है उसी केवल भू आंकड़े उपलब्ध हैं, बाकी और नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर
प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ देखेंगे आगे कि वह अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। ठीक है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। ठीक, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में उनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। ठीक, आगे के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो 10% से भी कम खेती होती है। ठीक, आगे यहाँ देख लीजिए हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। ठीक, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। ठीक, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1992 द्वारा। ठीक, निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कहता है भैया कि 33% तक कम से कम वन होने चाहिए भारत में, है ना, 33% तक वन। ठीक, अब आगे देखिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। अगर 33% होने चाहिए लेकिन वन कितने हैं, बहुत कम वन है। ठीक, जिसकी तुलना में वन के क्षेत्र अंतर्गत काफ़ी कम है। देखिए, वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब इतना होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कहती है 33% होना चाहिए, लेकिन बहुत कम है। इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जीविकाएं इन पर निर्भर होती हैं, वनों पे। ठीक, भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगा गई भूमि कहलाता है। ठीक, किसी पर खेती होती, किसी पर खेती नहीं हो रही है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल हैं। ठीक, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सब भी भूमि में ही है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक, भू संसाधन घट रहा है। कैसे घट रहा है, एक तो लगातार क्या हो रहा है कि भूमि संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है ज़मीन का। कहीं भी लोग घर बना दे रहे हैं, रोड बन जा रही है ना, बिना प्लानिंग के काम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम तो आएगी। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। ठीक, उपाय, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। तो क्या करना भैया, हम भोजन, मकान, कपड़े, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है इसकी वजह से। ठीक है ना, मतलब एक तो ऐसा है कि भैया मानव के क्रियाकलाप की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरी बात क्या हुई, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक ताकत है जो भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी इसीलिए बल मिल रहा है इसी से। ठीक, अब देखिए, इस समय भारत में 13
करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। समझ रहे हैं ना, इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि कैसी है, निम्नीकृत है, मतलब उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 56% क्षेत्र जल अपरदित है। ठीक, और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय हैं। ठीक, कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। अब देखिए, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। ठीक, और देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वहाँ अति पशुचारण है। ठीक, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उस एरिया में। ठीक, और देखिए पंजाब में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा सिंचाई भूमि का निम्नीकरण। देखिए अब ये सब समस्या हो रही है ना। देखिए भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं आप देख रहे हैं। पहली बात समझ लीजिए कि देखिए अति सिंचाई भी ना भूमि के निम्नीकरण का कारण है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अति पशुचारण भी भूमि के निम्नीकरण का उदाहरण है ना। और क्या होता है भैया कि वन उन्मूलन जो है वो भूमि के निम्नीकरण का उदाहरण है। मोटी मोटी बात अब समझ लीजिए, ऐसे समझ रहे हैं ना। यानी कि भूमि के निम्नीकरण के कारण क्या क्या है, अगर आपको अगर समझ जाए, ये सब मेंस का टॉपिक है ना। अगर आप ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया ना कि भू निम्नीकरण, अब क्या क्या रीज़न है इसका भूमि निम्नीकरण का, अभी अभी आपने देखा ही भूमि के निम्नीकरण का क्या क्या कारण होता है। तो इसका ना ऐसे आप पॉइंट वाइज बना लीजिए ना, ऐसे कि भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। ठीक, भूमि निम्नीकरण के कारण लिख लीजिए। ठीक, और एक मोटी मोटी बात आप चारों तरफ से ऐसे इसको बना करके लिख लीजिए। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है अभी हमने बताया है यहाँ पर, है ना, कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या होते हैं। तो उसी ग्राफ में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए ना, क्या क्या कारण है। अभी देखा ही आपने, वनोन्मूलन होता है, अति पशुचारण होता है ना। ठीक, अत्यधिक खनन है, अत्यधिक सिंचाई भी इसका रीजन होता है। तो ये सब एक मेंस के टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और देख लीजिए भैया कि अति सिंचन से क्या होता है, जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उपयोग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है, धूल विसर्जित होती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मिट्टी की, मृदा की जो जल सोखने की प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, ये सब चूना और ये सब जब किया जाता है सीमेंट बनाते समय, चूना और उपयोग करेंगे मिट्टी पर, फिर इनका क्या पड़ जाएगा, धूल पड़ जाएगी। तो जिससे मिट्टी की उर्वरता, बहुत सारी चीज़ें, जल सोखने की इसकी शक्ति सब कमज़ोर हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास, ठीक, औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखिए कितना अच्छा से सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या कारण है कि भूमि के निम्नीकरण का। अब देखिए भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए ना कई तरीके हैं। पहला तो देखिए वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए अभी वनोन्मूलन देखा था, जैसे जो प्रॉब्लम होती है ना उससे वहीं उसका उत्तर दिया रहता है। जैसे अब वनोन्मूलन क्या था, भूमि निम्नीकरण की समस्या थी। ठीक, तो अब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाओ भैया, चारागाहों का उचित प्रबंधन करो, जिसकी वजह से क्या होगा, भूमि निम्नीकरण कम हो सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला ना, शेल्टर बेल्ट, ठीक, मतलब जो खेती होती है ना, खेती के ऐसे चारों तरफ क्या करिए, पेड़ लगाइए। ठीक, खेत हो गया, खेत और खेत के ऐसे चारों तरफ पेड़ लगाइए, जिससे क्या होगा कि भूमि रक्षण होगा ना, उससे मिट्टी नहीं कट के जाएगी, बहेगी नहीं। वही बात की जा रही है यहाँ पर कि पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी जो पेड़ होते हैं, खेत है, खेत के चारों किनारे आप पेड़ लगाइए, है ना, बीच में खेती करिए पेड़ लगा करके,
इससे मिट्टी का निम्नीकरण नहीं होगा ना, बचे रहेगा। पशुचारण नियंत्रण, ठीक, और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। ठीक, आगे देख लीजिए। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित कर जल और भूमि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। अब देखिए मृदा संसाधन, ठीक, मृदा संसाधन देख लीजिए कि भैया मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा नवीकरणीय, ठीक, अपने आप को रिफिल कर लेती है लेकिन बहुत टाइम लगता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा, ठीक, मृदा एक जीवित तंत्र है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक, मृदा एक क्या है, जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच यानी जैसे पर्वत पठार है ना वो सब, ठीक, तो मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच फिर और जनक शैल है ना, पेरेंटल रॉक जिस चट्टान से वो बन रही है, अथवा संस्तर शैल है, ठीक, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ और समय, ठीक, ये सब मिल करके भैया मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी इतनी आसानी से नहीं बनती, एक पतली सी परत मिट्टी बनने में बहुत टाइम लग जाता है, लाखों साल लगते हैं ना, हजारों साल लगते हैं मिट्टी की एक परत बनने में। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है भैया मृदा बनाने की प्रक्रिया में एक तो पर्वत पठार जो वहाँ का टोपोग्राफी उच्चावच है ना, वहाँ की पेरेंटल सेल जो जनक सेल है, ठीक, जलवायु वहाँ की, वनस्पति, ठीक, अन्य जैव पदार्थ और टाइम, याद रखें, देखिए समय रहा, समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, ठीक, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमानी अपघटन क्रियाएं, ये सब मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं, ठीक है ना। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, ठीक। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, ठीक, मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों देखिए मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग, ठीक, उसकी गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और देखिए भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। देख रहे हैं ना, ये बात बहुत ज़रूरी है, याद रखना कि पहली बात यहाँ से ध्यान रखिए मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक, देख रहे हैं ना, ये भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार, मतलब कई प्रकार हैं, आगे देखते हैं। अभी पहले ये देख लीजिए मृदा के संस्तर देख लीजिए, ये इतने आसानी से मृदा नहीं बन जाती। सबसे देखिए अपक्षय रहित आधारी चट्टान, इसे ना ये इसी चट्टान पर फिर क्या होगा, आधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टान बनेगी और इसके ऊपर फिर बनेगी उपमृदा अपक्षयित चट्टानें जैसे बालू, गाद, सिल्ट और उसके ऊपर कहीं जा कर के ऊपरी संस्तर की मृदा बनती है। तो ये सब चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जिससे मृदा बनती है, याद रखना। इसी को बोल रहे हैं ना मृदा परिच्छेदिका, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे आधारी चट्टान होती है ना, पेरेंटल जो रॉक है वो। चलिए मृदाओं का वर्गीकरण यहाँ पर भैया दिया हुआ है, देख लीजिए कि मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इस कारण अनेक प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए जलोढ़ मिट्टी, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मृदा यही है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मैदान है। जलोढ़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सिंधु का डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, जलोढ़ मिट्टी बनाती हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए
निक्षेपों से बनी है ना। ये जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी, गाद, मलबा ये सब लेके चल रही हैं और मैदानों में इनका निक्षेप कर रही, छोड़ दे रही हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी बन रही है ना। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं, ठीक। आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा से भी जलोढ़ मृदा बनी है। भारत का ये जो वाला एरिया है साउथ का, इस एरिया में भी डेल्टा बना हुआ है ना, जलोढ़ मिट्टी, इस एरिया में भी थोड़ा बहुत मिलेगी मिट्टी, ठीक। अब देखिए, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक। जैसे हम नदी के मुहाने से, जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं ना, वो नदी का मुहाना होता है, तो वही कह रहा है कि नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है, ठीक। सबसे मतलब महीन मिट्टी कहाँ मिलेगी, समुद्र के किनारे, जहाँ नदी समुद्र में मिल रही है। और उसके ऊपर जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो जो मिट्टी के कण का आकार है ना, वो बढ़ता जाता है, याद रखिएगा। जैसे अब नदी ऐसे जा रही है और यहाँ समुंदर है, तो महीन मिट्टी यहाँ मिलेगी, ठीक, इसके मुहाने पर। लेकिन जैसे जैसे आप इस नदी के, जहाँ पर्वत है, जहाँ से निकल रही है ना नदी, जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो मिट्टी का जो कण होगा ना, वो उसका आकार बढ़ता जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मोटी मिलेगी। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं, ठीक। मोटी मृदाएं। कणों के आकार देखिए यहाँ पे, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, ठीक। याद रखिएगा, ये आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक। पहले तो होते हैं पुराना जलोढ़, जिसे क्या कहते हैं, बांगर, और नया जलोढ़ जिसे कहते हैं खादर। बांगर और खादर। तो बांगर मृदा में क्या होता है, कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है ना। बांगर जो होता है उसमें कंकड़ होते हैं सबसे ज़्यादा, और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक। इसीलिए खादर जो होता है ना, ये अधिक अच्छी जलोढ़ मानी जाती है ना, फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। बांगर थोड़ा सा कम अच्छी होती है, ठीक। अब देखिए, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, याद रखिएगा। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटास, है ना, और फास्फोरस, ठीक, चूना, ठीक, ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं और इनको गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए ये अच्छी मानी जाती हैं। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, याद रखना, ठीक। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जैसे पता ही है आपको कि सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, गंगा नदी है, तो इन्हीं नदियों के बीच में ही ये मैदान बहुत ज़्यादा है भारत में, और यहीं पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी है ना, पता है आपको। सबसे ज़्यादा लोग भी इसी ये बेल्ट में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, ठीक। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है ना। सूखे क्षेत्र की बात की जा रही है। अब देखिए, काली मृदा क्या है भैया, कि इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगुर की कहते हैं ना, रेगर, याद रखना। इन मृदाओं को, काली मृदा को रेगर कहते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा, याद रखना, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार या बेसाल्ट, याद रखिए, बेसाल्ट क्या होता है, जब जो लावा होता है, लावा वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है तो बेसाल्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी फूटता है ना, मैग्मा अंदर होता है पृथ्वी के अंदर, और मैग्मा जब फूटता है बाहर तो लावा के रूप में ऐसे ज़मीन पर फैल जाता है, और फैलने से उसे वही जो चट्टान बनती है, लावा, वही हो जाता है बेसाल्ट। और धीरे धीरे करके जब इसका पच्छा या पर्दन होता रहता है तो यही काली मिट्टी में बदल जाता है, रेगुर में, ठीक। तो मृदाएं दक्कन पठार, ठीक, क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, ठीक है ना।
और लावा जनक शैलों से बनी है, अभी बताया हमने। मृदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात के आसपास, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र पर पाई जाती है। और ये देख लीजिए पूरी मिट्टियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी मिट्टी कहाँ है, आपको ध्यान में आ जाएगा ये चीज़ें। देखिए पर्वत और वन कहाँ है, देखिए ये सब पर्वत, ये पर्वत और वन है, ठीक। ये फिर जलोढ़ मिट्टी हो गई, इधर देख लीजिए ये इस कलर का ये दिख रहा है ना, ये इस कलर का जलोढ़ मिट्टी हो गई। फिर लाल मिट्टी देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये सब लाल मिट्टी इधर है, ये सब पूरा लाल मिट्टी है। काली मिट्टी देख लीजिए कहाँ है, ये काली मिट्टी है, पूरा महाराष्ट्र वगैरह ये सब पूरे एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी देख लीजिए कहाँ है भैया, है ना। लेटेराइट मिट्टी कहाँ दिख रही है आपको, ये देख लीजिए इधर लेटेराइट मिट्टी दिख रही है, कुछ इधर है ना, ये लेटेराइट मिट्टी दिख रही है आपको, ठीक। शुष्क मिट्टी भैया इस तरफ शुष्क मिट्टी है, ठीक। मृदा के प्रकार भारत में हर जगह दिया हुआ है, जिसको आप ठीक से देख सकते हैं, ठीक। चलिए बस ख़त्म होने वाला है, ये यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ये देखिए कि भैया दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। कौन सी? काली मृदा की बात की जा रही है ना, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है, ठीक। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, याद रखिए काली मृदा की ना नमी धारण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदा इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ठीक। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। इसलिए तो इसे जुती हुई खेती भी कहते हैं ना, मतलब जुती हुई मिट्टी, अपने आप इसमें दरारें पड़ जाती हैं ना इस मृदा में, इसीलिए तो इसको जुती हुई मिट्टी कहते हैं ना, दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसीलिए इनको जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, ठीक। उसके बाद देखिए लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी भैया देख लीजिए, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है, ठीक ना। लाल मिट्टी कहाँ पर लाल मिट्टी पाई जा रही है, मैप है ना यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी देख रहे हैं, ये पूरा कहाँ कहाँ पाई जा रही है, इस पूरे बेल्ट में ये लाल मिट्टी ही पाई जा रही है, इधर देख रहे हैं, ये पूरा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपकी लाल मिट्टी, ठीक, कहाँ कहाँ पाई जा रही है। लाल और पीली मृदाएं कहाँ, देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर, ठीक, मतलब मध्य गंगा मैदान जो है के दक्षिणी छोर पर, और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर पाई जाती है, ठीक। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, है ना, लौह धातु के प्रसार के कारण होती है, ठीक। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, जल योजन के कारण होता है। अब देखिए लेटेराइट मृदा देख लीजिए, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, ठीक, जिसका अर्थ है ईंट, याद रखना लेटेराइट मतलब ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होती है, ठीक। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालित यानी लिंचिंग का परिणाम है। कौन? लेटेराइट मिट्टी, ठीक। और लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, याद रखिएगा, ठीक, अम्लीय होती है लेटेराइट मिट्टी। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक। यहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं लेटेराइट मिट्टी में, ठीक। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार, ठीक, इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है,
ठीक, अब इस पूरे एरिया में अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भूमि निम्नीकरण की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, मृदा संरक्षण के उचित तकनीक है अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ना चाय और काफ़ी उगाई जाती है लेटराइट मिट्टी में, याद रखेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो काजू की फसल लाल लेटराइट मिट्टी में। ठीक, अब देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या होती है भैया। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है ना। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं ना। ठीक, ये मरुस्थलीय भूमि की बात की जा रही है ना। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। ठीक, शुष्क जलवायु और उच्च जलवायु के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। शुष्क है, बालू है ना, रेगिस्तान वाला एरिया है तो वहाँ पर क्या होगा, नमी। ठीक, तो भैया मृदा में ह्यूमस नमी की कमी होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है ना। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। किसमें, ये रेतीली मिट्टी की बात की जा रही है ना, मरुस्थलीय मिट्टी। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की तह पाई जाती है। ठीक, इसके दिख रहे हैं मृदा मरुस्थलीय भूमि है। ठीक, अब देखिए इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है ना, राजस्थान नहर निकाली गई है। ठीक, देखिए वन मृदा क्या होता है ना। ये मृदाएं आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। ठीक, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कंकड़ों द्वारा होता है। पहले भी बता चुका हूँ ना इसके बारे में। पहाड़ों के ऊपर मोटे कंकड़ बनते हैं और जमीन के पास में और इसके सतह के पास में मृदाएं दोमट सिल्ट होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ठीक, और ये अधिशिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ठीक, अब देखिए नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी जो सोपान है और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब देखिए मृदा अपरदन और संरक्षण, इसको समझिए। मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है। मृदा के कटाव, ठीक, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक, मिट्टी का कटना, मिट्टी का बह जाना अपरदन है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा बनती रहती, कटती रहती। ठीक, और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन के कारण, अति पशुचारण के कारण, ठीक, निर्माण, खनन, इसके कारण क्या होता है, संतुलन भंग हो जाता है। किसका, मृदा का। ठीक, जिससे मिट्टी में अपरदन ज़्यादा होने लगता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। ये भी है, मानव भी अपरदन करता है और ये सब भी मिट्टी का अपरदन करते हैं। बहता जल, ठीक, मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है। ठीक, अब जैसे पानी बह रहा है, जल बह रहा है तो मिट्टी को क्या करेगा, काट करके उसमें नालियाँ बना देगा। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, अवनालिकाएँ कहते हैं। अब बह रहा है तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सब मिट्टी है तो उसमें वैसे नालियाँ बन जाएगी भाई, पानी बहेगा, मिट्टी कटेगी, अवनालिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खाद भूमि कहते हैं ना। अब ये इसे क्या कह रहे हैं, उत्खाद भूमि या बैड लैंड हो गया ना वो। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड ना रेविन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ये चीज़ है ना, कई बार क्या होता है, जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ क्या करता है, नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। ठीक, ऊपर से जो पानी आया वो मिट्टी को काट करके ले गया। ठीक, तो ऊपरी परत घुल गई, जिससे क्या होता है, चादर अपरदन यानी सीट इरोजन कहा जाता है। इसे सीट इरोजन कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए पवन द्वारा, यहाँ देखिए पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, ठीक, मृदा को
उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। जब हवा द्वारा मिट्टी उड़ रही है तो उसको पवन अपर्दन कह रहे हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। ठीक, गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अब पर्वत है ना, तो पर्वत पर आप जो जुताई इस तरीके से करिए तभी मृदा का संरक्षण हो पाएगा ना। अगर आप ऐसे ऐसे जुताई कर देंगे ना तो पानी बहेगा तो सीधा मिट्टी को काट करके ले जाएगा। इसलिए जुताई हमेशा इस तरीके से करना चाहिए। ठीक, कहाँ पर? पहाड़ों पर, ढालों पर। ठीक, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता रहता है। अब देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ठीक है ना, समोच्च रेखा के सहारे होना चाहिए। समोच्च रेखा वही आपने बता दिया ना, जैसे अब ये पर्वत हो गया तो जुताई आप इस तरीके से जुताई करिए। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे, किसे समोच्च जुताई ना काउंटर प्लगिंग कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक, जो जैसे अब ढाल वाली भूमि है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए ना कि सीढ़ी बना दीजिए। ऐसे सीढ़ी एक काट दीजिए, यहाँ से ऐसे काट दिया। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे काट दिया, फिर यहाँ से ऐसे काट दिया। अब खेती, अब इन्हीं पर हल चलाया जा रहा है। इस तरीके से हल चला करके खेती की जा रही है ना, इस तरीके से हल चला करके खेती की जा रही है। तो ये हो जाता है क्या भैया कि ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक, सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। ठीक, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। ठीक, पश्चिमी मध्य हिमालय में। ठीक, आगे देखिए, बड़े खेतों को मिट्टियों में बांटा जाता है। ठीक, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। ठीक, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। समझ रहे हैं? जैसे अब कोई बड़ा खेत हो गया, ठीक, तो बड़ा खेत में क्या किया गया, बीच में ऐसे पट्टियाँ बना देंगे इस तरीके से। ठीक, पट्टियों में बांट दिया इसे, इस तरीके से पट्टियों में बांट दिया, इस तरीके से पट्टियों में बांट दिया है खेत को। समझ रहे हैं ना? तो पट्टियों में बांट दिया भैया, तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। जैसे अब फसल हो गई तो यहाँ पर घास बो दिया, घास लगा दिया, फिर यहाँ पर खेती की गई, फिर यहाँ पर घास लगा दिया, अगल बगल घास लगा दिया। ठीक, घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है ना। पवन द्वारा जो मिट्टी उड़ा के ले जाती है तो उसको मिट्टी वहाँ से नहीं जा पाएगी, घास रोक लेंगी ना। इस तरीके को पट्टी कृषि यानी क्या कहते हैं, देख लीजिए, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं इस तरीके की खेती अगर हो रही है तो। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक बेल्ट, अभी हमने बताया था इसके बारे में ना, शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। ठीक, इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में ना रेत के टीलों स्थायीकरण के में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या कि 8th की जो NCERT है। ठीक, 8th की NCERT का ये पहला चैप्टर है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी। ठीक, 8th की जियोग्राफी है और ये हमारा पहला चैप्टर था। जल्दी हम इसका दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।